मैम नगमाना हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद है। मैम सेम यही कि सिफारतकारी के मैदान में हम तो अपना किरदार अदा कर रहे हैं, सिफारती आदाब होते क्या है, किस तरीके से क्या निगोशिएशन टेबल पर जब बैठकर एक एग्रीमेंट कर लिया जाता है या मुत्तफिक हो जाते हैं किसी बात पे, अमेरिका तो बात बात पे पलट जाता है। जैसे डॉक्टर साहब ने बड़ा डिटेल बता दिया कि पहले सिर्फ यूरेनियम इनरिचमेंट की बात करते थे, अब वो कहते हैं कि हमने अमेरिका लेकर जाना है। 10-20 साल से तो बात मुख्तलिफ हो गई है, और फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे भी वो कहते हैं मिलके कंट्रोल करेंगे। तो ये जो एग्रीमेंट साइन सील होती है, क्या इसकी वॉयलेशन, या फिर अगर इजराइल को इस तरीके से रिटेलिएट करता है तो फिर क्या ऑप्शन होगा? बहुत शुक्रिया पहले तो मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ करने का, और दूसरी बात ये कि बहुत सारी बातें तो बहुत तफसील से ऑलरेडी डॉक्टर साहब ने बड़े ऐसे तरीके से आपके साथ गुफ्तगू में आपके जी जी। नाजरीन को समझाई हैं और बताई हैं। तो जहाँ तक सिफारती आदाब का ताल्लुक है, तो देखिए ये जितना भी मुश्किल मामला हो या जितना भी आसान मामला हो, वो ना मेरे और आपके तज्जियों पे बेस होके हल होगा, ना वो जो है जो अपने पर्सनल ट्विटर अकाउंट से प्रेसिडेंट ट्रम्प ट्वीट करते रहते हैं उनकी बेसिस पे हल होगा। राइट। मसला तो बहुत सॉलिड चीजों पे और बहुत स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंसिडरेशन के ऊपर बेस करके होगा, और वो होगा भी तय बिहाइंड द सीन्स, बहुत क्वाइटली, बहुत सोबर तरीके से, बहुत इंटेग्रिटी के साथ जो मामलात डिप्लोमेसी के थ्रू तय होते हैं, मामला उन्हीं पे तय होगा। बाकी ये है कि ये जो आप इतनी अनसर्टेनिटी और ब्रवाडो और सब कुछ देख रही हैं, तो उसके भी वजूहात हैं। वो सबसे बड़ी वजह तो ये है कि अमेरिका ने जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब के सेकंड टर्म में अपने आप को एक बंद गली में लाके खड़ा कर लिया है, कि एज अ बिग सुपर पावर उनका जो एक कहना चाहिए इन्फ्लुएंस था, उनके बात जब वो करता था अमेरिका तो दुनिया सुनती थी, वो अब बहुत कम हो गया है। पहले उनको इतनी खिफत हुई, जो उन्होंने अपने टेरिफ्स की जंग लड़ने की कोशिश की, उसमें वो फेल हो गए। अब ये ईरान का जो सिलसिला है, ये भी आई थिंक वो इसराइल के प्रेशर में शायद इसीलिए आए थे कि उनको काफी ज्यादा उनकी रेटिंग्स पे फर्क पड़ रहा था, तो ही थॉट कि शायद मैं इस फ्रंट पे कोई कामयाबी हासिल कर लूंगा जल्दी से, तो मेरी अपनी रेटिंग्स भी ठीक हो जाएंगी और अगली टर्म भी मेरी अगले 2 साल भी इफेक्टिवली गुजर जाएंगे। और अगर उन्हें फिर मेजोरिटी मिल जाए अगर तो मिड टर्म में, और वो उनका कांग्रेस में भी मेजोरिटी हो, तो फिर तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को किसी तरह भी चेंज कर लेंगे। अमेंड कर जी। सकते हैं, थर्ड वो भी टर्म भी मंगवा सकते हैं। तो इसलिए उनके लिए उन्होंने इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में ऐसी गलतियां कर ली हैं कि उन्होंने बहुत बड़ी मिस कैलकुलेशन कर ली है ईरान के राइट। बारे में। और अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे इस वॉर को जस्टिफाई करे। और जिस तरह हमने पूरी दुनिया ने उनको, बिल्कुल अमेरिका को इस वक्त कोई उनके साथ खड़े होने को तैयार नहीं है, तो वो अपनी डोमेस्टिक पब्लिक को क्या कहें कि हम वॉर जीतने गए थे, ये हम किस मकाम पे ले आए हैं। तो वो डेस्परेटली चाहते हैं कि कोई फेस सेविंग अब इसमें से मिले। उनका एम्बार्गो भी कोई खास एम्बार्गो जो है वो नहीं वो लगा सके, क्योंकि कोई भी उनके साथ देखे नहीं आया। तो एट द एंड ऑफ द डे उनको अपना वो ट्रुथ प्लेटफॉर्म है या जो भी है उनका ट्विटर का ट्रूथ अकाउंट, सोशल। उसको जरा थोड़ी देर के लिए खैर बात कहना पड़ेगा। और अगर वो चाहते हैं कि कोई फेस सेविंग हो और किसी किस्म का ये एग्रीमेंट हो, क्योंकि अब जंग बंद करना और इससे निकलना अमेरिका की बहुत बड़ी जरूरत है, मजबूरी बन ईरान की गया। भी जरूरत है, दोनों दुरुस्त पार्टनर्स फरमा की रही है जरूरत है। नगमाना साहिबा, आप इस वक्त अमेरिका की मजबूरी बन गया जंग। डॉक्टर शाहिद मसूद साहब, आप फरमा रहे थे कि अब ट्रंप का चाइना का दौरा, और आप फरमा रहे थे किंग चार्ल्स का ट्रंप के पास जाना, आपने 27 की तारीख भी दी।
मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस वक्त सुलह सफाई का टाइम आ गया है ईरान के साथ, अमेरिका के साथ। जो मेरी रिसर्च है उसके मुताबिक अब अमेरिका मेरा ख्याल है दोबारा अटैक नहीं करेगा और ये काम सुलह सफाई, ये इज्जत अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के हाथ पे ही, सर पे ये ताज पहनाना है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अगर ये सुलह सफाई दुनिया में हो रही है और ट्रंप भी सुलह सफाई करना चाह रहा है, तो फिर डॉक्टर साहब आप जो फरमाते होते हैं ग्रेटर इसराइल, वो फिर ग्रेटर इसराइल का जो ख्वाब है वो बीबी नेतन्याहू का, वो कहाँ जाएगा, कैसे होगा? इसराइल ये सारी चीज को अपने अंदर कैसे एडजस्ट कर सकता है? हाउ इट पॉसिबल डॉक्टर साहब, ग्रेटर इसराइल बनना फिर खत्म हो गई बात? देखें जी, ग्रेटर इसराइल तो मेरे मुताबिक तो बिल्कुल अभी तो दफन हो गया है, क्योंकि ये उसकी पॉसिबिलिटी उस वक्त रहती जब ये जो हमारी गल्फ स्टेट्स और मिडिल ईस्ट की स्टेट्स है वो अपनी पेशेंस खो देती और ईरान के साथ जंग में आ जाती। बिल्कुल ठीक है मिस्टर बाना, आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर साहब प्लीज आप बोलिएगा। ये सारा जो, और मैं ये बात नहीं मानने को तैयार कि नेतन्याहू ने अचानक उनके सामने कोई प्लान रखा और वो फेल हो गया। ये तो बरसा बरस से उनका एक प्लान अमेरिका के पास यकीनन होगा। उन्होंने उनके यहाँ तो पीएचडी हुई है इस पे, आपने हुर्मुज़ के ऊपर स्कॉलर्स ने बहुत काम किया हुआ है इस पूरे रीजन में। ये तो कार्टर डॉक्ट्रिन से शुरू करें आप इसको। अच्छा एनीवे, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि ये जो ग्रेटर इसराइल की बात करने से पहले देखें अभी लेबनान में क्या हो रहा है, क्योंकि लतानी रिवर तक वो गए हैं ना, वो इसराइल की फौज लतानी, अब वो वहां पर ये हुआ है दो तीन बातें। एक तो ये कि उन्होंने ऐलान कर दिया है अभी नेतन्याहू ने कि यहां पर येलो लाइन बनेगी, उसी तरह से येलो लाइन एक कायम हम करेंगे, यानी इसराइल करेगा, जो जिस तरह से गजा में येलो लाइन है। यस। अब ये येलो लाइन किस इलाके में बनेगी? ये बनेगी लेबनान के इलाके में। तो ये लेबनान के इलाके में अगर बनेगी येलो लाइन, तो ये इसको कैसे हिजबुल्लाह तस्लीम करेगी? और वहां पर जो जोसेफ ऑन की हुकूमत है और या नवाज सलाम की हुकूमत है जिसको हिजबुल्लाह तस्लीम नहीं कर रही, तो उसकी पोजीशन और कॉम्प्रोमाइज होगी। प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि मैं इनको बुला के इनकी आपस में बातचीत करवाऊंगा। ये बातचीत हो ही नहीं सकती। इसराइल को लेबनान तस्लीम नहीं करता, इजिप्ट करता है, जॉर्डन करता है, लेकिन एक मुल्क ऐसा है जो अरब मुल्क है और वो पड़ोसी है इसराइल का, लेकिन वो इसराइल को तस्लीम नहीं करता और उसका नाम है लेबनान। लेबनान तस्लीम नहीं करता। और दूसरी बात यह है कि वहां पर 1955 में एक कानून साजी हुई थी। उस कानून साजी के मुताबिक कोई भी शख्स, कोई भी कंपनी, कोई भी अदारा, कोई भी आदमी अगर इसराइल से राब्ता करता है या उसका कोई ताल्लुक भी निकलता है, तो वो पता चलता है कि जी उस पर गद्दारी, कैपिटल पनिशमेंट है, सजाए मौत या उम्र कैद। अब वो प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि मैं 34 साल के बाद मुलाकात करवा दूंगा। जोसेफ आयन की पोजीशन उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर दी। वो जो सफीर मिले मार्को रूबियो की प्रेजेंस में, वो तो चले मिल लिए, लेकिन जोसेफ आयन कैसे मिलेगा नेतन्याहू से जाके? और वो भी इस तरह से कि वो आधा जो इलाका है उसके ऊपर वो लेबनीज आर्मी को उन्होंने इतना कमजोर कर दिया है। और अभी प्रेसिडेंट मैक्रोन कह रहे हैं कि वो जो फ्रेंच पीस कीपर मारा गया है अभी, वो कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह ने मारा। हिजबुल्लाह कह रही है कि ये हमने तो फायर नहीं खोला, ये तो इसराइल बॉम्बिंग कर रहा है। तो बड़ा कॉम्प्लेक्स मामला हो गया। जो येलो लाइन है, ये येलो लाइन का जो क्याम है, ये अगर तो लेबनान में है, तो और जो कि लेबनान में ही है, तो फिर ये ग्रेटर इसराइल की तरफ एक बड़ी अचीवमेंट कर ली है नेतन्याहू ने कि वो फौजों को विड्रॉ नहीं कर रहा लेबनान से, बल्कि लेबनान के अंदर ही एक येलो लाइन की बात उसने ऐलान कर दिया कि मैं येलो लाइन बनाऊंगा। जी। एक तरह से एक बॉर्डर ड्रॉ कर दिया ना डॉक्टर साहब, कि भाई उसको भी वही ग्रेटर इसराइल का जो उसका आइडिया है उसी को लेकर वो चल रहा है। बट डॉक्टर साहब, अगर लेबनान में जंग बंदी की तरफ नहीं आता, तो क्या ईरान उसको छोड़ के अपने लिए कोई बीच बचाओ, कोई रास्ता, कोई ऐसा हो सकता है कि टेबल टॉक में कोई बात हो जाए, कोई मुज़ाकरात के सेकंड राउंड में लेबनान को माइनस करते हुए, क्योंकि ऑलरेडी वो माइनस नहीं कर रहा था पहले भी जब नेगोशिएशन हुई है, और उधर से इसराइल भी जो है वो लेबनान को फ्री हैंड, मतलब उसको भी स्पेयर नहीं कर रहा, उस पर अटैक कर रहा है दिन रात। जी, आवाज़ थोड़ी सी गड़बड़ है, मुझ तक आवाज़ नहीं आ रही।
सर मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि लेबनान को माइनस ईरान तो पहले भी नहीं कर रहा था, अब भी नहीं करेगा। उसको टेबल टॉक में जब बैठेगा तो वो अपना मामला ख़त्म करने के साथ साथ लेबनान वाला मसला भी हल करेगा। और आप जिस तरीके से येलो लाइन की बात कर रहे हैं कि दैट मीन्स कि इसराइल किसी भी सूरत लेबनान को छोड़ने को तैयार नहीं है कि वो उसको फ्री हैंड दे दे। दैट मीन्स कि फिर इनके नेगोशिएशन में एक बहुत बड़ी रुकावट लेबनान भी है। जी, ये तो लेबनान फिर मसला खड़ा हो गया ना, क्योंकि लेबनान में अगर वो लेबनान से, और वो हुकूमत वीक हुकूमत है। जोसेफ ऑन की जो हुकूमत है वो पहले ही कमजोर हुकूमत है नवाब सलाम की। और ये जो लेबनान की पार्लियामेंट है, मौजूदा पार्लियामेंट जिसने जोसेफ ऑन को प्रेसिडेंट मुंतखब किया है, वो 12 दफा उनको रिजेक्ट कर चुकी है यही पार्लियामेंट। इस पार्लियामेंट की मुद्दत खत्म हो गई थी, अभी मई के अंदर खत्म होनी थी, 2 साल के लिए एक्सटेंड हो गई। इसी पार्लियामेंट ने जोसेफ ऑन को 12 दफा रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन हसन नसरुल्लाह साहब की शहादत के बाद जो है, जाहिर है हिजबुल्लाह वीक हुई तो जोसेफ ऑन वहां पे प्रेसिडेंट बन गए। अब उनकी पोजीशन अमेरिका ने और इसराइल ने और कमजोर कर दी है कि वो उनसे कह रहे हैं कि जी एक तो ये कि आप हिजबुल्लाह को डिसआर्म करें। अच्छा, उनकी आर्मी इतनी मजबूत नहीं है कि वो इसराइल से लड़े। इसराइल से तो हिजबुल्लाह जैसे तैसे लड़ाई हो रही है, वो हिजबुल्लाह से हो रही है। और एक बड़ी ब्लडी हिस्ट्री है, ये ज़हन में रखें। वो ब्लडी हिस्ट्री ये है कि इससे पहले 1982 का जो साल है वो खूनी साल है। 1982 में इसराइल की फौज एंटर हुई थी लेबनान में, और उसके बाद वहां पे बशीर गमाइल और अमीन गमाइल और ये सारे जो बशीर गमाइल थे उनका मर्डर हो गया। उसके बाद साबरा शतीला हुआ। उसके बाद 1982 में ही यासिर अरफात को वहां से निकाला गया, वो ट्यूनिस चले गए। फिर उसके बाद 1982 के अंदर ही साबरा शतीला हुआ। फिर मतलब 1982 फिर आखिर में जब ये 1983 शुरू होता है फरवरी में, तो वहां पर उससे पहले जो है वो मेरीन्स पे अटैक हो गए, अमेरिकन पे, फ्रेंच पे, और विड्रॉल हुआ, अमेरिकन चले गए रेगन दौर में। तो बड़ी खूनी हिस्ट्री है लेबनान की, और खासतौर पर लेबनान में तो अंदर बैरूत तक पहुंच गई थी ये इसराइल की फौज, लेकिन बड़ी खूनी तारीख। अब ये दोबारा पहुंचे हुए हैं आगे तक, और इनको पीछे करने वाला कोई नहीं है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए वो जो लेबनान का इशू है वो अपनी जगह मौजूद है। आबनाए हुर्मुज़ एक इशू है जरूर, लेकिन वो जो इसराइल वाला इशू है वो मेरा ख्याल है इस वक्त, क्योंकि यहां तो चले आबनाए हुर्मुज़ में बंद है, कोई गोलियां नहीं चल रही, कोई अटैक्स नहीं हो रहे, मईशत मुतासिर हो रही है उसको, लेकिन लेबनान में जो कुछ हो रहा है वो मामला, और उसमें जो कि जान चली गई है एक पीस कीपर की, और वो येलो लाइन बन रही है आगे, और वो हुकूमत गिर सकती है किसी वक्त वहां पर अगर तसादुम हो गया जोसेफ ऑन का। और उस वक्त भी आप ध्यान में रखें कि जो हुकूमत बनी थी बशीर गमाइल वाली, तो उस वक्त भी वो एक क्रिश्चियन मलेशिया थी, वो मैरोनाइट, वो अलग थे, वो एक्सट्रीम क्रिश्चियन थे जिन्होंने जाके फिर इजरायली आर्मी के साथ साबरा शतीला किया था। तो वहां पर ये फिरका वाराना मामला दोबारा ना शुरू हो जाएं, और सेंसिटिविटीज बहुत ज्यादा हैं लेबनान की। तो ये मेरा ख्याल है कि मामला जो हैं, ये जो गैप आ गया है ना बीच में, जो उस दिन अगर जेडी वांस कर जाते ना मामला तय, तो मेरा ख्याल से बहुत अच्छा होता। ये जो तूल पकड़ गया है ना मामला, और इस दौरान अब जाहिर है मजीद कंडीशंस आ गई और हालात मजीद गंभीर हो रहे हैं वहां। और आई गेस इस जो टाइम मिला है उस ब्रैकेट में इसराइल ने दोबारा से इंटरवेन किया। मैं नगमाना साहिबा आपसे यही पूछना चाह रही, जैसे डॉक्टर साहब ने बिल्कुल राइट इशारा किया है कि ये जो ब्रैकेट आ गई है ना, बीच में टाइम आ गया है जेडी वेंस के जाने के बाद, वो ऐसा हो सकता है कि अगेन व्हाइट हाउस पे ज़ियोनिस्ट लॉबी जो है वो दोबारा से हावी हो जाए और मामला जो है वो दोबारा बिखरते हुए नजर आए। आपको ऐसा नजर आ रहा है? जो मेरी नाकिस राय है और जो मैं समझती हूँ, मुझे नहीं लगता कि ये दोबारा इस वक्त डीरेल होने दिए जा सकते हैं। ये ना अमेरिका के हक में है और ना ईरान के हक में है, और ना ही बाकी जिस तरह दुनिया इससे इफेक्ट हो रही है उनके हक में है। और जिस तरीके से स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स अब आ रही हैं, अब चीन से भी बड़ी क्लियर स्टेटमेंट्स आ रही हैं, रूस से भी बहुत क्लियर स्टेटमेंट्स आ रही हैं, तो आई थिंक ये 2-4 दिन में कुछ मामला किसी ना किसी तरह के एग्रीमेंट की तरफ जरूर जाएंगे। और देखें, इस तरह के जब 50 साल की दुश्मनी है और इतने पेचीदा मसाइल हैं इस एनिमोसिटी के अमेरिका के और इजराइल और ईरान के दरमियान, के उनको सुलझाना भी बहुत एक मुश्किल काम है। और इस तरह की नेगोशिएशंस देखें, JCPOA को जब एग्रीमेंट हुआ तो 9 साल की नेगोशिएशंस निकली,
6+1 हुआ तो 7 साल की नेगोशिएशंस थी। आपके दोहा अकॉर्ड्स हुए 2 साल की नेगोशिएशंस लगी। तो ये हथेली पे सरसों जमा के तो नहीं होते। तो ये तो किसी को भी एटलीस्ट हमारे सर्कल्स में ये नहीं उम्मीद थी कि ये पहले जेडी वेंस आएंगे और वो साइन वाइन कर जाएंगे। ये जरूर था कि वो ऐलान करेंगे कि जी कुछ चीजों पे मामला तय हो गए और फला तारीख को जो है वो सेकेंड राउंड होगा। दैट वाज अ डिसअपॉइंटमेंट कि वो नहीं अनाउंसमेंट उस वक्त हुई, लेकिन यह है कि सीज फायर भी चलता रहा। तो दैट गिव्स अस रीजन फॉर होप कि ये सेकेंड राउंड होगा। और अगर उसमें ट्रम्प साहब खुद तशरीफ ले आए तो फिर तो बहुत पॉसिबिलिटी ये है कि बिल्कुल वो आएंगे तभी जब एग्रीमेंट तैयार Yes. होगा। और दूसरा होप उसमें ये है कि इस वक्त पाकिस्तान सरे फहरिस्त है और बहुत जबरदस्त मीडिएशन कर रहा है। आज कतर ने भी कह दिया कि जी हम इस मीडिएशन को सपोर्ट करते हैं और वी आर विद पाकिस्तान, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसी तरह चाइना ने बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है कि जी अब वक्त है कि अब लॉन्ग टर्म पीस की तरफ जाया जाए। ये मजीद लड़ाई जो है ये नहीं खिंच सकती, तो इस पे एग्रीमेंट हो बिकॉज इट्स बिकमिंग टू मच। तो आई थिंक के डिप्लोमेटिक, स्ट्रेटेजिक, पॉलिटिकल और खास तौर पे इकोनॉमिक प्रेशर इस वक्त जो है पूरी दुनिया का वो ये बात पे दोनों कंट्री। मैं आपसे जाते जाते एक शार्प सवाल और जरा क्विक आंसर लेना चाहता हूं। दुनिया इस वक्त अमेरिका ईरान जंगबंदी में मसरूफ है, जबकि दूसरी साइड पर भारत जो है वो रशिया और भारत का आपस में 5 साल का मुआहदा हो रहा है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, तस्वीर का दूसरा रुख जरा हमें जाते जाते बता दें कि इस मुआहदे की नौयत क्या है, पाकिस्तान पे इस वक्त का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, और ये जो 5 साल का मुआहदा रशिया और भारत आपस में कर रहे हैं, एक तरफ जंग लगी हुई है और वो कह रहे हैं कि 5 फौजी जहाज, 10 लड़ाका त्यारे और 3000 फौजी मेजबान मुल्क के इलाके और फजा में रख सकेगा। ये क्या खिचड़ी पक रही है? नगमाना साहिबा जरा रशिया और भारत के होने वाले मुआहदे पर कुछ कमेंट करना पसंद फरमाएंगी? नगमाना साहिबा। जी देखिए, इसमें आपको ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि इंडिया जो है वो रशिया का बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। और एक जमाना था जब ये आपकी यूक्रेन की जंग शुरू हुई और उसमें इंडिया ने कहा हम जो है वो अपना उन्होंने रशिया के हक में नहीं वोट दिया और एब्सटेन किया, तो उनके जो आपस के ताल्लुकात थे वो थोड़े बहुत सॉर्ट ऑफ कोल्ड फ्रीज में तो नहीं, लेकिन उसमें कुछ मोहरी आई, लेकिन वो जारी थे। लेकिन अब जो है वो नॉर्मल है। जैसे हमारा चाइना के साथ बहुत एक स्ट्रेटेजिक और गहरा ताल्लुक है, और चाहे दुनिया में हमारे बाकी रिलेशनशिप जैसे अप एंड डाउन जाते रहे, हम उस जो हमारी एक स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशन चाइना की तरफ है उसको हम इफेक्ट नहीं होने देते। तो ये रशिया का भी जो है इंडिया के साथ उसी तरह का एक ताल्लुक है। और अब इंडिया ने तो देखा कि किस तरह जब उन्होंने साथ नहीं दिया, ना रूस का साथ दिया, ना अमेरिका और यूरोप का साथ दिया यूक्रेन में, तो यूरोप और अमेरिका की तरफ से फिर आपने देखा कि उन पे सवालात भी उठे। अब उनके खिलाफ ह्यूमन राइट्स की भी रिपोर्ट्स आ रही हैं और चीजें भी आ रही हैं। मैं ये नहीं कह रही कि कल को अमेरिका जो है वो अपना जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी है उनको वो खत्म कर देगा, वो नहीं खत्म होगी, लेकिन फिर भी अमेरिका की भी कोऑपरेशन की मेरा ख्याल है एक लिमिट है। और उन्होंने जो 20 साल का अभी एग्रीमेंट किया है उसके साथ, उसमें वो लेवल ऑफ ट्रस्ट इंडिया पे नहीं है। तो इस वक्त इंडिया जो है वो दोबारा अपने जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है उसकी तरफ उनको शायद कहीं ना कहीं अंदाजा है कि इतनी कैपेबिलिटीज इंडिया में नहीं है।